अंग्रेजों का रास्ता साफ होता जा रहा था। लेकिन जब फिरंगी ताकत साउथ में बढ़ रही थी, उत्तर भारत एक और तूफान की तरफ बढ़ रहा था। पानीपत का ये मैदान पहली बार नहीं, पहले ही 2 बार हिंदुस्तान की तकदीर लिख चुका था। 1526 में यहीं बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने आए। बाबर की तोपें और नई रणनीति ने पुरानी दिल्ली सल्तनत को गिरा दिया और मुगल दौर की शुरुआत यहीं से हुई। 1556 में दूसरी बार पानीपत पर लड़ाई हुई। अकबर के लिए बैराम खान ने हेमू के खिलाफ यहाँ जंग जीती और मुगल राज फिर से बच गया। हर बार जब पानीपत पर खून बहा, सदियों की कहानी बदल गई और अब यहाँ तीसरी बार तलवार उठने वाली थी। 1760 तक उत्तर भारत में हालात गर्म हो चुके थे। दिल्ली का मुगल तख्त अब सिर्फ नाम का रह गया था। मराठा साम्राज्य उत्तर में अपना दबदबा जमाना चाहता था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली था। उसे डर था कि अगर मराठा और आगे बढ़े तो पूरे उत्तर भारत पर उनका राज हो जाएगा। रोहिल्ला सरदारों ने और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी अब्दाली का साथ देना बेहतर समझा। इस तरह मराठा और अफगान दोनों तरफ से एक बड़ा टक्कर तैयार हो गया। पुणे में सभा बैठी। फैसला हुआ कि उत्तर की मुहिम सदाशिवराव भाऊ संभालेगा। उसके साथ था पेशवा का बेटा विश्वासराव, अनुभवी सरदार मल्हार राव होलकर और मराठा तोपखाने का माहिर इब्राहिम खान गार्डी। मराठा सेना दक्षिण से उत्तर निकली। यह सिर्फ लड़ाई की यात्रा नहीं थी, साथ में परिवार, बच्चे, रथ और भारी सामान भी चल रहा था। लंबी यात्रा, थकान और इतने बड़े कैंप का बोझ सेना को धीरे धीरे कमजोर करने लगा। ऊपर से अब्दाली ने उनके अनाज के रास्ते काट दिए। 1760 के आखिरी दिनों में मराठा सेना पानीपत के आसपास अटक गई। पीछे से खाना नहीं आ रहा था। आगे अब्दाली की तैयार फौज खड़ी थी। कैंप में भूख, रोग और घबराहट बढ़ने लगी। सदाशिवराव भाऊ ने अपने सरदारों से सलाह की। सबको समझ आ गया कि इस घेरे में ज्यादा दिन टिकना मुश्किल है। आखिर फैसला हुआ कि 14 जनवरी के बाद पूरा युद्ध किया जाएगा। अब पलटने का रास्ता नहीं था। रात भर कैंप में अजीब सा सन्नाटा था। सिपाही तलवार पोंछते, झिरा ठीक करते। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह का इंतजार सिर्फ कैंप नहीं, पूरा भारत कर रहा हो। 14 जनवरी 1761 की वह सुबह आई। पानीपत के मैदान पर रोशनी पड़ी। इब्राहिम खान गार्डी ने अपनी तोपें सबसे आगे लगा दी। उसकी लाइन सीधी, फौजी तरीके से तैयार थी। अब्दाली ने अपनी तेज घुड़सवार सेना दोनों पाखों पर फैला दी और बीच में अपनी पैदल फौज खड़ी कर दी। जब पहला गोला चला, पूरा मैदान कांप उठा। गाड़ी की तोपों ने अफगान पंक्ति को हिला दिया। कुछ देर के लिए लगा कि मराठा जीत सकते हैं। विश्वासराव सफेद घोड़े पर आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर मराठा सिपाहियों में नया जोश आ गया। 2-3 घंटे तक गाड़ी का तोपखाना जबरदस्त चलता रहा। अफगान पंक्ति टूटने लगी, लेकिन अब्दाली ने अपनी सबसे खतरनाक चाल छुपा रखी थी। उसने अपनी तेज घुड़सवार सेना को साइड में रोक कर रखा था। जैसे ही मराठा लाइन आगे बढ़ी, अफगान सवार दोनों तरफ से घूमकर पीछे से टूट पड़े। मराठा कैंप में अफरा तफरी मच गई। पीछे रथ, अनाज, परिवार सब उलझ गए। इसी दौरान एक गोला विश्वासराव के करीब आकर फटा। वह घोड़े से गिरा, जख्मी हुआ और वहीं शहीद हो गया। सदाशिवराव भाऊ ने यह मंजर देखा तो अंदर से हिल गया। फिर भी वह खुद तलवार लेकर बीच में कूद गया, लेकिन तब तक लाइन हिल चुकी थी। मराठा सिपाही भागते नजर आ रहे थे। दोपहर तक यह साफ हो गया कि मराठा सेना हार चुकी थी। पानीपत का मैदान लाशों से भर गया। कहा जाता है, एक ही दिन में इतना खून बहा कि धरती लाल पड़ गई। सदाशिवराव भाऊ लड़ते लड़ते गिर गया। उसकी लाश कभी पक्के तौर पर नहीं मिली। जंग खत्म हुई, धूल बैठ गई, लेकिन पानीपत का मैदान लंबी देर तक लाल मिट्टी और खामोशी से भरा रहा। अब्दाली अपनी जीत के साथ लौट गया। मराठा अपने जख्मों के साथ टूट गए और बीच में जो देश बचा वह आधा अधूरा सा हो गया। इसी अधूरेपन का फायदा उठाकर कुछ ही दशकों में अंग्रेज बंगाल से बढ़ते बढ़ते भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा पड़ चुकी थी और उत्तर भारत में मुगल ताकत भी मिटने लगी। रियासतें बेसहारा सी हो गईं और पूरी जमीन एक अजीब खालीपन से भर गई। इसी कमजोरी और अफरा तफरी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम जमाया। एक छोटा सा कदम जो आगे चलकर बक्सर के मैदान में भारत की कहानी की दिशा बदलने वाला था। इस दबाव को सबसे ज्यादा महसूस किया अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने, बंगाल के भगाए गए नवाब मीर कासिम ने और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने।
तीनों ने समझ लिया कि अगर वे अलग अलग लड़ेंगे तो कंपनी को कभी नहीं रोक पाएंगे। मीर कासिम पहले ही भड़क चुका था। उसने बंगाल में कंपनी की ताकत को रोकने के लिए नए कानून बनाए थे, पर जब अंग्रेजों का नुकसान हुआ तो उन्होंने उसे गद्दी से हटा दिया। 1764 में तीनों फौजें बिहार के पास बक्सर के मैदान में इकट्ठी हुई। इधर कंपनी की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो के हाथ में था, एक अनुशासित, प्रशिक्षित और मजबूत फौज का ऑफिसर। 22 अक्टूबर की सुबह धूल और धुएं से भरा मैदान जंग के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही रोशनी बढ़ी, मीर कासिम की सेना ने पहला हमला किया। तोपें गरजी, गोलों की गूंज हवा में तैरती रही, पर मुनरो की फ्रंट लाइन हिली तक नहीं। कंपनी ने तुरंत तेजी से पलट हल्ला शुरू कर दिया। शुजाउद्दौला की घुड़सवार सेना ने साइड से कंपनी को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुनरो ने वहां भी तोपें और बंदूकें तैयार रखी थी। घुड़सवार टूटने लगे और हमला रुक गया। सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब मुगल बादशाह शाह आलम की फौज सीधे कंपनी के बीच वाले हिस्से पर टूट पड़ी। अगर ये हमला सफल होता तो कंपनी की लाइन टूट सकती थी, पर तीनों फौजों के बीच तालमेल की कमी ने सब बिगाड़ दिया। मुगल सेना को समय पर सहायता नहीं मिली और वह पीछे हटने लगी। अफरा तफरी मच गई। कंपनी की गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे पहले मीर कासिम की सेना टूटी, फिर शाह आलम की। आखिर में अवध की फौज भी कंपनी के दबाव के सामने टिक नहीं पाई। शाम तक बक्सर का मैदान कंपनी के कब्जे में था। इस घटना के बाद यह सिद्ध हो गया कि प्लासी ने अंग्रेजों को शुरुआत दी, लेकिन बक्सर ने उन्हें हिंदुस्तान में राज का असली रास्ता दिया था। बक्सर की जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का राजस्व मिल गया और पैसा जैसे ही उनके हाथ में आया, बंगाल का असली शासन भी उनकी ही तरफ झुकने लगा था। इसी बदले हुए संतुलन से जन्म होने लगा बंगाल का दोहरा शासन। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और उत्तर भारत में मुगल ताकत भी मिटने लगी। रियासतें बेसहारा सी हो गईं और पूरी जमीन एक अजीब खालीपन से भर गई। इसी कमजोरी और अफरा तफरी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम जमाया, एक छोटा सा कदम जो आगे